ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस जंग में हर मोर्चे पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने की कसम खाई है। इसलिए उसकी मदद के लिए अमेरिका ने अपने भरोसेमंद टैंकों में एक M113 आर्म्ड कैरियर को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है, जो कि 1994 में अमेरिका की सेना में शामिल किया गया था। ये उस वक्त के बाकी टैंकों के मुकाबले काफी हल्के थे, लेकिन इनकी ताकत को लेकर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाए। रूस के हमले से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। आरोप यह है कि पुतिन की सेना ने कई रिहायशी इमारतों के साथ कुछ गोदामों पर भी निशाना साधा और उन पर एक साथ कई बम और मिसाइलें गिराईं, जिसकी वजह से खार्किव में जगह जगह भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की कई टीमों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। इस काम में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि आग के पूरी तरह बुझने तक उन गोदामों में रखी सभी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। कई गाड़ियां भी इस भीषण आग की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि रूस के जंगी जहाज लगातार उन इलाकों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। और उधर यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। रूसी सेना ने वहां न केवल बम गिराए बल्कि मिसाइलें भी बरसाई, जिसकी वजह से ज़ापोरिजिया के कई इलाके तहस नहस हो गए। रूसी हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। वहां की ज्यादातर इमारतें पूरी तरह ढह चुकी थी। कुछ मकानों में तो हमले के काफी देर बाद तक आग लगी रही, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी घंटों डटे रहे। इसके अलावा रूसी सेना ने वहां की कई फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और इस बीच रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई बंद करना किसी भी तरह की गैस ब्लैकमेलिंग है। ये भी साफ हो गया है कि पुतिन की शर्तें ना मानने वाले यूरोप के देशों पर अगला एक्शन 15 मई के बाद होगा। मतलब ये कि यूरोप पर पुतिन के प्रहार की अगली तारीख भी तय है। गैस की सप्लाई इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे बड़ा कूटनीतिक दाव बनी हुई है। पुतिन ने साबित कर दिया कि यूक्रेन की जंग में जो भी उनके साथ नहीं है, उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तैयारी कर ली है। एक्शन तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में तो सोचा यह भी जा रहा था कि अगर रूस से यूरोप के देशों ने गैस खरीदनी भी बंद कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई काटकर पुतिन ने दिखा दिया है कि उनके पास गैस के खरीदारों की कमी नहीं है, क्योंकि पुतिन पहले से कूटनीतिक जंग की तैयारी में थे। रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले से ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहद अहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली है। खबर है कि बल्गेरिया और पोलैंड पर पुतिन का एक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा। गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर है कि यूरोप की 4 तेल कंपनियां पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है। यूरोप की 10 तेल कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिए रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके। यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। पाइपलाइन पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है और इनमें ज्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं, और जो नाटो के सदस्य नहीं भी है उनकी भी जान गैस में ही अटकी है। 2 देश तो ऐसे हैं जहां 100% नेचुरल गैस रूस से ही पहुंचती है। इनका नाम है चेक गणराज्य और लातविया। दोनों नाटो के सदस्य हैं और हर दिन पुतिन को कोसते हैं, लेकिन रूस की ही गैस पर पूरी तरह निर्भर है। हंगरी अपनी जरूरत की 95% गैस रूस से लेता है, जबकि स्लोवाकिया 85%। ये आंकड़े जंग छिड़ने से पहले तक के हैं। बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है, लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 75% और पोलैंड 54% गैस की सप्लाई रूस से ले रहा था। फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है जो अभी नाटो में नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मई से वो नाटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रूस बार बार इस पर ऐतराज जता रहा है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस रूस से लेता है। सबसे दिलचस्प खेल है जर्मनी का। जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। नाटो में भी और यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था।
और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपनी जरूरत की 66% गैस रूस से लेता था। जंग जब शुरू हुई तब भी नेचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी और अब भी जर्मनी ने नेचुरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है। हाँ, लेकिन दावा जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मियां खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिड़ने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी। और यही वो पैसा है जो यूक्रेन की जंग के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की हर नीति को कामयाब बना रहा है। यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है। गैस पर पुतिन के गेम प्लान को पूरे यूरोप को बांट कर रख दिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पहला बंटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का। तीसरा बंटवारा हुआ रूस से गैस खरीदने वालों और रूस से गैस नहीं खरीदने वालों का। चौथा बंटवारा हुआ रूस की गैस के लिए रूबल में पैसे देने वालों का और रूबल में पेमेंट से इनकार करने वालों का। पांचवा बंटवारा हुआ रूस से गैस की सप्लाई कम करने और बढ़ाने वाले मुल्कों का। अभी भी ये बंटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहाकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वजह से त्राहिमाम है। ऊपर से गैस की अगर किल्लत हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनीतिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किल्लत के कारण शुरू हो चुका है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया ये गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है। और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डोनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया ये जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, इसके साथ ही यूरोवोहराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया। यानी कि यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराद में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था।